नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टाई ग्रुप स्टडी में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम है बिहार एसआई, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार शिक्षक भर्ती, बीपीएससी परीक्षा, इस सभी परीक्षा की दृष्टि से यह सीरीज जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो कि खान सर के द्वारा जो पॉकेट जीके बुक निकाला गया है उसका जो है ये टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासनकाल था वह हो जाएगा 1336 से लेकर 1652 तक। 1336 से लेकर 1652 तक जो है सो यह शासन किया था। और इसकी स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1336 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई हुआ करते थे। उन्होंने ने जो है सो उन्होंने हिंदू राजवंश जो कि विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना किया था। और इसकी राजधानी जो है कई बार बदला गया है। तो सबसे पहले जो इसका राजधानी रहा था वह हो जाएगा अनेगोंडी, उसके बाद विजयनगर, उसके बाद पेनुकोंडा और फिर जैसो चंद्रगिरी। तो इस प्रकार से इसका जो है सो राजधानी बदलते रहा। और इसका राष्ट्रीय सिक्का की बात करें तो राष्ट्रीय सिक्का हो जाएगा वह 12 सिक्का था, जो कि सोने का सिक्का। 12 क्या था? एक सोने का सिक्का हुआ करता था। सोने का सिक्का हुआ करता था। हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का प्रेरणा उनके गुरु माधव विद्यारण्य तथा सायन से मिली थी। माधव विद्यारण्य एवं सायन से मिली थी। हम्पी जो है, जहाँ विजयनगर साम्राज्य है, हम्पी वर्तमान में कर्नाटक राज्य में कहाँ हो जाएगा? हम्पी वर्तमान में कहाँ हो जाएगा? तो यह जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। और विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। विजयनगर पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम की बात करें तो इसका एक ट्रिक होता है जिसको सतुआ से हम लोग याद रखे हुए हैं। सतुआ, तो सतुआ से क्या हो जाएगा? स से हो जाएगा संगम वंश, सालू वंश, संगम सालू। उसके बाद तू से हो जाएगा तुलु वंश और अ से हो जाएगा अरेबिडो वंश। तो आप लोग इसको इसी क्रम से याद रखिएगा। और संगम वंश की बात करें तो 1336 से लेकर 1485 तक इसका कार्यकाल रहा था। और यह राजवंश जो है हरिहर बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था विजयनगर साम्राज्य पे। और उसके बाद सेकेंड में आता है सालू वंश। सालू वंश का संस्थापक जो थे वह नरसिंह सालूब हुआ करते थे। और उसके बाद जो है तुलु वंश जो है 1505 से लेकर 1565 तक जो है सो वीर नरसिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और यह जो तुलु वंश था वह तालिकोटा युद्ध से जो है सो समाप्त होता है। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पे जो है सबसे अंतिम वंश जो है आड़वीडु वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? तिरुमल थे। उन्होंने इसका स्थापना किया था। और यह जो है 1570 से लेकर 1652 तक जो है सो इसका कार्यकाल रहा था। तो सबसे पहले संगम वंश की बात करते हैं। संगम वंश में जो हो जाएगा हरिहर प्रथम की बात करें तो हरिहर प्रथम जो है 1336 से लेकर 1356 तक 20 साल के बाद जो है सो इसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। बुक्का प्रथम जो है शासक बना था और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। इसने 1356 से लेकर 1377 तक 19 वर्ष तक शासन किया था। बुक्का प्रथम की बात करें तो इसके बाद हरिहर टू, बुक्का प्रथम के बाद जो है सो हरिहर टू जो है 17 साल विजयनगर की गद्दी पर बैठा और इसे राजाधिराज एवं राज परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। हरिहर द्वितीय जो है राजाधिराज एवं राज परमेश्वर की उपाधि
धारण किया था। इसकी महान उपलब्धि जो था वह हो जाएगा मुस्लिम राज्यों से गोवा, चोल, दाभोल बंदरगाह जीतना। मुस्लिम राज्यों से जो है यह दाभोल और गोवा, चोल बंदरगाह को जीत लिया था। और साइनाचार्य हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री था। साइनाचार्य क्या था? हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री था। उसके अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार बताया गया है। यह जो थे हरिहर बुक्का को हिंदू धर्म का जो है सो पुनः जो है धारण करवाए थे हिंदू धर्म, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है हरिहर बुक्का को जबरन जो है मुस्लिम धर्म जो है सो स्वीकार करवा दिया गया था। उसके बाद इनका गुरु जो थे वह माधव विद्यारण्य, यह जो है सो इन्हें हिंदू धर्म जो है सो अपनाया था इनके माध्यम से। और उसके बाद इनका प्रतिष्ठा वगैरह किया गया हिंदू धर्म में। और उसके बाद स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना विजयनगर जो कि 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। आगे जो है हरिहर द्वितीय के बारे में 1406 से लेकर 1422 ईस्वी के बाद जो है सो देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम शासक बना था। इसके समकालीन बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने इसे पूरी तरह हारना पड़ा था। इतालवी यात्री, इतालवी कहने का अर्थ क्या हो जाएगा? इटली। इटली के यात्री थे एक जिनका नाम था निकोलो कांटी। क्या नाम था? निकोलो कांटी नाम हुआ करता था, जो कि इसी के शासनकाल में 1420 में देवराय प्रथम के काल में, आप लोग को अगर याद नहीं रहता है तो कांटी का शेप आप लोग देखे होंगे, कील का शेप ये कैसा होता है? सिंगल, एक जैसा होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक से क्या याद रखिए? देवराय प्रथम। इस तरह से आप लोग को जो है इसको याद रखना है। चलिए, तो निकोलो कांटी ने इसी के शासनकाल में 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा किया था और देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर कृषि के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। आगे है निकोलो कांटी ने विजयनगर राज्य में सती प्रथा तथा बहुविवाह का उल्लेख किया। निकोलो कांटी क्या किया? निकोलो कांटी ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा एवं बहुविवाह का उल्लेख किया। देवराय द्वितीय की बात करें, उसके बाद देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार माना जाता है। देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार माना जाता है। और यह जो है एक उपाधि धारण किया था जिसे क्या बोलते हैं? गज बेटकर, हाथी का शिकारी गज बेटीकर। तो आप लोग को याद कैसे रखना है इसको? देवराय द्वितीय क्या बोलता है? देवराय द्वितीय को गज बेटकर बोला जाता है। हाथी को आप लोगों ने देखा होगा, उसमें 2 दांत होते हैं। क्या होते हैं? 2 दांत होते हैं, उसे याद रखिए आप लोग। देवराय द्वितीय। कांटी का शेप कैसा होता है? एक जैसा। तो क्या हो जाएगा? निकोलो कांटी देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। और जबकि हाथी का दांत कैसा होता है? 2 दांत होता है। ठीक है, तो इसे क्या याद रखिए आप लोग? देवराय द्वितीय जिसे क्या बोला गया था? गज बेटकर। और देवराय द्वितीय के दरबार में ही कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। चलिए आगे जो है इसने तुर्की धनुर्धरों को तथा मुसलमानों को बड़ी संख्या में अपनी सेना में शामिल किया तथा इसके लिए मस्जिदें बनवाई। मुस्लिम को जो है सो बड़ी संख्या में अपनी सेना में शामिल किया और इसके लिए मस्जिद वगैरह का भी निर्माण करवाया था। देवराय द्वितीय ने अपने सिंहासन के एक ओर कुरान तथा एक ओर गीता वेद रखता था। देखिए, यह जो है सो हिंदू मुस्लिम को बहुत ही सामंजस्य करके चला था। और यह जो है अपने सिंहासन, जो आसन पे वह बैठता था सम्राट की गद्दी पे, उसके एक साइड में क्या? कुरान और एक साइड में गीता लेकर बैठा करता था। देवराय के काल में ईरान में शासक मिर्जा शहरस का दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। देवराय द्वितीय का दरबारी कवि दीन दीमा था। कौन था? दीन दीमा। देवराय द्वितीय का दरबारी कवि कौन था?
दीन दीमा था, और ईरान का शासक मिर्जा सहरस का दूत अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर की यात्रा पर देवराय द्वितीय के काल में आया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है, तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने दीन दीमा को सशास्त्र में पराजित किया था। देवराय के कवि सार्वभौम की उपाधि धारण किया था। देवराय के कवि सार्वभौम की उपाधि धारण किया था। उसके बाद है मल्लिकार्जुन प्रौढ़ देवराय, और वर्तमान में अभी जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता है वह कौन हो जाएंगे? मल्लिकार्जुन जी हो जाएंगे, जो कि कांग्रेस से हैं। और 1416 से लेकर, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और ये मध्यकालीन का बात है, अभी ये वर्तमान का बात हम लोग बता रहे हैं आप लोग को। तो संगम वंश का अंतिम शासक जो हो जाएगा वह शासक कौन हो जाएगा? विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय, और इसके समय में बहमनियों ने गोवा के दामुल तथा चोल बंदरगाह समेत पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया था। 1485 में तुलुब, ये सालुब जो है, शालुब नरसिंह ने एक नए राजवंश जिसका नाम क्या था? शालुब वंश का स्थापना किया था, और स्थापना की। चलिए, तो अगला जो राजवंश हो जाएगा वह हो जाएगा शालुब वंश, जो कि 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। कि स्थापना जो किसने किया था? तो शालुब नरसिंह ने शालुब वंश की स्थापना किया था। शालुब नरसिंह के दो पुत्र थे, तिम्मा नरसिंह और इम्मादी नरसिंह। नरसिंह शालू की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के संरक्षण के रूप में नरसा नायक नरेश ने सत्ता का उपयोग किया। नरसा नायक के दो पुत्र थे, वीर नरसिंह और इम्माडी नरसिंह की हत्या करके तुलुब वंश का नींव डाला गया था। तुलुब वंश का स्थापना 1505 में किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। और तुलुब राजवंश जो है 1505 से लेकर 1565 तक, माफ कीजिएगा, 1505 से लेकर 1565 तक जो है सो यह शासन किया था। उसके बाद उसने विवाह करके समाप्त कर दिया, तथा यह जो है सो विवाह करके उसने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। उसने क्या किया था? विवाह कर को समाप्त कर दिया गया था। शादी पे जो टैक्स लगता था उसको जो है सो तुलुब वंश ने समाप्त कर दिया था। ठीक है। और उसके बाद जो है वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय, देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कृष्णदेव राय किस वंश हो जाएंगे? तो तुलुब वंश से। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलुब वंश से। इसने आंध्र भोज, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, यवन राज संस्थापकाचार्य जैसे उपाधियों को धारण किया। तुलुब वंश का महान शासक था। तुलुब वंश का महान शासक की बात करें तो क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। और यह जो है कृष्णदेव राय का समकालीन कौन हो जाएगा? बाबर। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। कृष्णदेव राय जो थे किसके समकालीन हो जाएंगे? तो यह बाबर के समकालीन थे। और इसके समय में एडवर्डी बारबोसा और डोमिंगो पायस जो है विजयनगर की यात्रा पे आए थे। और यह दोनों क्या थे? पुर्तगाली थे। व्यासराज कृष्णदेव राय का राजगुरु थे। व्यासराज की बात करें तो यह क्या हो जाएंगे? कृष्णदेव राय के गुरु थे। और कृष्णदेव राय जो है तेलुगु ग्रंथ अमुक्त मालदेय, जो कि राजनीतिक ग्रंथ था। तेलुगु ग्रंथ क्या था? अमुक्त मालदेय, जो कि एक राजनीतिक ग्रंथ था का राजनीति का ग्रंथ था, लिखा था। और उसके बाद संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम व उषा परिणय की रचना की थी। तो कृष्णदेव राय के द्वारा जो है सो अमुक्त मालदेय, जो कि राजनीतिक ग्रंथ था, उसके बाद संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम व उषा परिणय की रचना जो है सो किया गया था। बाबरनामा पुस्तक में कृष्णदेव राय का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, बाबरनामा जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया था, इसमें किस
हिंदू राजवंश के राजा के बारे में कहा गया था, तो तुलुप वंश के कृष्णदेव राय, क्योंकि तुलुप वंश के कृष्णदेव राय का जो है सो नाम मिलता है। बाबरनामा पुस्तक में किसका उल्लेख मिलता है? तो बाबरनामा पुस्तक में कृष्णदेव राय का उल्लेख मिलता है। कृष्णदेव राय गुरु नानक के समकालीन थे। और सिख गुरु की बात करें तो कृष्णदेव राय किस समकालीन थे? गुरु नानक के समकालीन थे। कृष्णदेव राय के पुर्तगाली से अच्छे संबंध थे। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा आए थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके राज दरबार में आए थे? तो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध, यह युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तालीकोटा का युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था। कारण क्या था? विजयनगर साम्राज्य के वैभव का अंत हो गया इस युद्ध में। इस युद्ध का कारण क्या हो गया? विजयनगर साम्राज्य का जो है सो अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व राम राय कर रहा था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय। तालीकोटा के युद्ध में राम राय जो है यह सेना का नेतृत्व कर रहा था। कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवि जो है उसको अष्टदिग्गज कहा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 जो तेलुगु कवि रहते थे उसको अष्टदिग्गज कहा जाता है। इनमें पद्देन का स्थान सर्व प्रमुख था। इनमें क्या था? पद्देन का स्थान जो था वह सर्व प्रमुख हो जाएगा, सबसे ऊंचा हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने कुछ निर्माण कार्य भी किए थे, जिनमें हजारा मंदिर, नांगलपुर शहर बसाया अपनी माता के नाम पे। याद रखिएगा आप लोग, अपनी माता के नाम पर नांगलपुरम शहर बसाया था। यह दरोगा मेंस में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विट्ठल स्वामी मंदिर का स्थापना किया था तथा चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया था। तदाप्ती तथा पार्वती मंदिर जो अम्बारम में बनाया था। अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेट नामक एक नगर बसाया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। कृष्णदेव राय जो है अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेट नामक एक नगर बसाया था और अपनी माता के नाम पर नांगलपुरम एक शहर बसाया था। कांची के वरदराज मंदिर, कांचीपुरम के वरदराज मंदिर तथा एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण इसी ने कराया था। कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत राय को अपना उत्तराधिकारी जो है सो नियुक्त कर दिया गया था। कृष्णदेव राय के द्वारा जो है सो अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने उत्तराधिकारी का नियुक्ति कर दिया गया था, जो कि अच्युत राय था। और यह 1529 से लेकर 42 तक शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी नुनीज ने विजयनगर की यात्रा किया था। तो नुनीज जो है वह कहाँ का हो जाएगा? पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी वह अच्युत राय के समय में इसके दरबार में जो है सो आया था। अच्युत राय के बाद जो है सो अल्पायु पुत्र वेंकट प्रथम ने इसका भतीजा सदाशिव राय शासन बना था। इसके बाद जो है सो इसके समय में समस्त शक्तियां जो है सो राम राय के हाथों में थी। इसी शासनकाल में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर साम्राज्य जो है 1565 में यह युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य जो है सो पूरा नष्ट हो गया। ये फॉरगॉटन एम्पायर का लेखक सेवल थे। कौन थे? ये फॉरगॉटन एम्पायर का लेखक हो जाएंगे सेवल हो जाएंगे, जो कि तालीकोटा युद्ध से संबंधित था। इस तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शी माना जाता है सेवल को। चलिए, तालीकोटा के युद्ध के तत्काल बाद सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजर फ्रेडरिक जो है तालीकोटा युद्ध के बाद जो है सो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। सदाशिव के बाद जो है तिरुमल अच्युत राय का साला 1570 से 72 में
एक नए वंश की स्थापना किया था जो कि आडीवीडु वंश हो जाएगा, और इसे पतनशील कर्नाटक का उद्धारक भी कहा गया है। आडीवीडु वंश को जो है सो पतनशील कर्नाटक का उद्धारक भी कहा गया है। वेंकट दो रंगा दो 1586 से लेकर 1614 ईस्वी में आडीवीडु वंश का महानतम शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना राजधानी बनाया था। चंद्रगिरी किला आंध्र प्रदेश में है। और वेंकट दो का स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार था। वेंकट दो ने डच को पुलिकट में कारखाना खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया था। श्रीरंग तृतीय आडीवीडु वंश एवं विजयनगर का अंतिम शासक था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीरंग तृतीय आडीवीडु वंश और विजयनगर साम्राज्य का जो है सो सबसे अंतिम शासक था। उसके बाद विजयनगर प्रशासन एवं संस्कृति, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन एवं संस्कृति की बात करें तो युवराज का राज्याभिषेक जो राजा था उसका राज्याभिषेक जो है पट्टाभिषेकम कहलाता था। राजा का अभिषेक राज परिषद करती थी। विजयनगर कालीन प्रधानी या महाप्रधानी की तुलना मराठा कालीन पेशवा से की जाती है। मने प्रधान जिसे क्या बोलते थे, गृह मंत्री। रायसम राजा के मौखिक आदेश का लेखक। कर्णिकम लेखाधिकारी को बोलते थे। और सर्वनायक मुख्य सचिव को बोलते थे। और महानायकाचार्य यह ग्राम प्रशासन से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। आगे जो है सबसे छोटी इकाई जो था वह प्रांत था। उसके बाद मंडलम, उसके बाद कोट्टम जिसको जिला बोलते थे, या वलनाडु या फिर नाडु जिसको परगना या तहसील बोलते थे। मेलाग्राम जो कि 50 गांव का तहसील होता था। और मेलाग्राम उसके बाद जो है सो उर या फिर ग्राम कहते थे। ब्रह्मदेय ग्रामों की सभा को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। सामान्य गैर ब्रह्मोदय की सभा को उर बोलते थे। क्या बोलते थे? उर बोलते थे। और सभी भूमि संबंधित अधिकार उसको प्राप्त हुआ करते थे। छोटे स्तर के दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा भी वही सुना करता था। आगे जो है विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को कोट्टम कहते थे। क्या बोलते थे? कोट्टम कहते थे। अभी भी जो है उधर जो आप लोग सुन रहे होंगे कोट्टम शब्द। आगे जो है नयनकार प्रांतों की सर्वाधिक संख्या जो है सो तमिलनाडु में हो जाएगा। नयनकार प्रांतों की सर्वाधिक संख्या कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। नयनकार व्यवस्था के अंतर्गत नायकों का स्थानांतरण नहीं हो सकता था। कालांतर में यदि पद अनुवांशिक हो गया था उसके बाद जो है सो पद जो है उसका नयनकार व्यवस्था का वह अनुवांशिक हो गया था। मतलब पिता का पुत्र ही जैसे है सो उसका उत्तराधिकारी होगा। नायकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महामंडलेश्वर जिसको कमिश्नर बोलते थे, महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति अच्युत राय के समय में की गई थी। भूमि को शिष्ट कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर क्या बोलते थे? शिष्ट बोलते थे। जो लैंड पे जो टैक्स था उसे क्या बोलते थे? शिष्ट बोलते थे। चलिए आगे जो है लगान वसूली विभाग को बोलते थे अठवम बोलते थे। क्या बोलते थे? अठवम बोलते हैं। सामान्य लगान की दर जो है सो 1/3 से 1/6 थी। सिंचाई कर दास्ताबंदा जो तमिल प्रदेशों में, कट्टू कोडेज आंध्र प्रदेश में हुआ करता था सिंचाई कर। और उसके बाद ब्राह्मणों की भूमि में उपज का 120 भाग अंश के रूप में जो लिया जाता था। मंदिरों की भूमि में 130 था। विवाह कर, शादी में भी जो टैक्स लगाया जाता था विजयनगर साम्राज्य में। विवाह कर कन्या तथा वर दोनों पक्षों से लिया जाता था। शादी जब होता था तो विवाह का जो टैक्स हुआ करता था वह कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों से लिया जाता था। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को हटा दिया था। वह विवाह कर मुक्त कर दिया था। देखिए शादी पे भी टैक्स हटा दिया और विवाह पे जो है सो टैक्स को हटा दिया था।
विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख फसल चावल थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख फसल क्या था? चावल था। काली मिर्च व अदरक का निर्यात भी होता था। भूमि के दो प्रकार थे, भंडारवाद ग्राम और राजकीय भूमि। दो हुआ करता था, ब्रह्मदय देवदय या फिर मड्ढापुर कर मुक्त भूमि को बोलते थे। और कुटुग्गी, कुटुग्गी क्या था? पट्टे पर ली गई भूमि क्या बोलते थे? कुटुग्गी। उबलनी क्या था? तो सेवाओं के बदले प्रदान की गई लगान मुक्त भूमि। और रक्त कौंडगे यह था युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने मरने वालों के परिवार को दिया जाता था। मतलब सैनिक जो थे युद्ध में जब शहीद होते थे उसे क्या मिलता था? रक्त कौंडगे। कौंडे का अर्थ विजेता होता है। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो कालीकट। कालीकट जिसको कोझीकोड भी बोलते हैं, पश्चिमी तट पे स्थित था। और विजयनगर से हीरो का निर्यात एवं मोतियों का आयात किया जाता था। विजयनगर युग में मंदिरों को अर्ध राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे एवं आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बैंकों मंदिर बैंकों के रूप में कार्य करते थे। उन्हें भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार था। ऋणदाताओं के रूप में कार्य करते थे। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण मंदिर द्वारा किया जाता था। जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि बनाने का कार्य भी जो सो मंदिरों को के द्वारा किया जाता था। उसके बाद जो है विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, 12 था। वह 12 क्या था? स्वर्ण सिक्का था। इसका वजन 52 ग्राम था। इसने हून परदौस या पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जो कि 12 सिक्का था उसे क्या बोलते हैं? हून परदौस या फिर पगोड़ा के नाम से भी इसको जानते हैं। चांदी का जो सिक्का था उसे क्या बोलते थे? तार बोलते थे। चांदी के सिक्के को तार बोलते थे। विजयनगर साम्राज्य में चांदी के सिक्के को तार बोलते थे। और विजयनगर साम्राज्य में सिक्कों पर मुद्रित आकृतियाँ, कौन सी आकृति किसके समय में था? तो हरिहर के समय में क्या था? हरिहर बुक्का के समय में हनुमान एवं गरुड़ की प्रतिमा उनके सिक्के पे मिलता है। तुलु वंश में जो है बैल गरुड़ उमा महेश्वर वेंकटेश एवं बालकृष्ण का मिलता है। अरविड़ु वंश में वेंकटेश शंख तथा चक्र हो जाएगा। सदाशिव राव में लक्ष्मी नारायण का। और तिरुमल में वारह जिसका अर्थ क्या होता है? सुअर का चित्र जो है सो मिलता था। विजयनगर साम्राज्य में अन्य मुद्राएं भी प्रचलित थी, जिसमें क्रूजेडो जो पुर्तगाली था, दिनार जो फारसी, और फ्लोरिन और डुकेट जो इटली का था। ये भी जो है सो प्रचलित था। विजयनगर साम्राज्य में अन्य मुद्राएं भी थी तो आप लोगों ने देख लिया। और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेगगस कहा जाता था। बाल विवाह विधवा विवाह एवं सती प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बरबोसा के अनुसार लिंगायतों चेटियों तथा ब्राह्मणों में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यक्षगान नृत्य का पारंपरिक विकास विजयनगर से ही हुआ है। विजयनगर साम्राज्य में ही हुआ है क्या? यक्षगान, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो इसका विस्तार जो है कहाँ से हुआ था? इसका परंपरा की शुरुआत तो विजयनगर साम्राज्य से ही हुआ था। कृष्णदेव राय जो थे यह शतरंज के प्रेमी थे। क्या थे? यह शतरंज के प्रेमी थे। महानवमी विजयनगर साम्राज्य का राज्योत्सव था। महानवमी जो था विजयनगर साम्राज्य क्या था? राज्योत्सव था। विजयनगर के शासक मूलतः शैव थे, परंतु धीरे धीरे यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पहले विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वह क्या थे? शैव के उपासक थे। उसके बाद जो है विष्णु के उपासक हो गए। वे शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक थे। शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक थे। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नंगडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट लाइन है, नंदी नंगडी लिपि का। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नंगडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। पेद्दुन को तेलुगु व आंध्र कविता के पितामह के रूप में उपाधि दिया गया है। पेद्दन को जो है सो पेद्दन को तेलुगु व आंध्र कविता के पितामह की उपाधि दिया गया है। उसकी प्रमुख रचनाएं मनुचरित्रम, षोडोचित संभव तथा हरिकथा सार है।
तेलुगु के 5 महाकाव्य, तेलुगु के 5 महाकाव्य जो इस प्रकार हो जाएंगे: मनुचित्रम पेद्दन, पांडुरंग महामात्य तेनालीराम के द्वारा, उसके बाद वसु चरित्र भट्टिया मूर्ति के द्वारा, अमुक्त मालदय कृष्णदेवराय के द्वारा, और राघव पांडवी यमु यह पिंगली सूरत के द्वारा लिखा गया था। विजयनगर साम्राज्य की अष्टदिग्गज की बात करें तो नंदी तिम परिजात हरण्य, मलन राजशेखर चरित्र, पिंगली सूरत राघव पांडवियम, भट्टी मूर्ति, नरस भूपालियम, हरिचंदनम, लोपाख्यानम, तेनालीराम कृष्ण, पांडुरंग महामात्य और अलसनी पेद्दमन्नु चरित्रम व हरिकथा सार, धुर्जति कलहस्ती महामात्य, अच्युत राज रामचंद्र सकल कथा सागर संग्रह, रामा भयोद्यम, थोड़ा उटपटांग सा नाम है तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, वो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। महाभारत का तेलुगु अनुवाद नन्या तिक्ना और भेरारा प्रगदा ने किया था। थोड़ा तेलुगु का वर्ड है तो इस वजह से जो है सो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा परेशानी होता है। वीरभद्र जो थे, वीरभद्र ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद तेलुगु में किया था। वीरभद्र ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद जो है सो तेलुगु में किया था। और बीना विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। वीणा क्या था? विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार कौन था? लक्ष्मी नारायण था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय व उनकी पत्नियों तिरुमल व चिंता तथा वेंकट प्रथम की मूर्तियां रखी हुई है। कनकपुत्र महल तिरुवनंतपुरम जो केरल में है, चोमहल्ला महल हैदराबाद तेलंगाना में है, और उज्जैनता महल अगरतला त्रिपुरा में है। तो विजयनगर साम्राज्य से जो है सो पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग के लिए रात में जो है सो विजयनगर साम्राज्य पे MCQ लाया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में कोई और सुधार चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर भेजें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।